हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हम कक्षा 11 के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब चीजों को अनफोल्ड कर रहे हैं। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, हम भूकंप के प्रभाव देख रहे हैं, इसको पढ़ेंगे आज। तो पहले हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिकेप करें तो सर हमने भूकंप के बारे में जाना है कि भूकंप होता क्या है, भूकंप की जो पृथ्वी में कंपन होता है वो भूकंप होता है, भूकंप के कितने प्रकार रहे हैं हमने ये पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि भूकंप की तरंगे कितनी होती हैं, तरंगे आपने पी एस एल के बारे में पढ़ा। और सबसे अंत में हमने पढ़ा कि भूकंप को मापते कैसे हैं, रिएक्टर पैमाने पर और मर्केली पैमाने पर। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा है, लेकिन अब हमको देखना पड़ेगा कि भूकंप के प्रभाव क्या है। देखिए, भूकंप के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि भूकंप के प्रभाव हमेशा विनाशात्मक रहे हैं, यानी विनाश करने वाले रहे हैं, है ना। सकारात्मक प्रभाव तो नहीं रहे, हमेशा जो है डिस्ट्रक्टिव रहे, यानी विनाश करने वाले रहे। तो आज हम भूकंप के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। भूकंप के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको ये याद होगा कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है ना, एक प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं सर, आपने एक चीज बताई थी कि भूकंप प्राकृतिक जनित भी होता है, मानव जनित भी होता है। देखिए, मानव जनित तो होता है, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, जो हम पी तरंगों की, एस तरंगों की बात करें, जो भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है वो केवल प्राकृतिक आपदा से होती है। अगर मानव जनित होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि वहां पर कुछ जो असंतुलन आता है, जैसे बांध बनाने से या किसी बनाने से, तो वहां पर एक असंतुलन आने से पृथ्वी में कंपन होता है, वो एक भूकंप में आता है। लेकिन भूकंप एक प्राकृतिक आपदा के अंदर माना जाता है। अब भूकंप से होने वाली हानियां क्या है, ये आप देखेंगे। हम एक एक चीज को अनफोल्ड करेंगे। आप ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये चीजें आप अपनी जिंदगी में भी देखते रहते हैं, समझते भी होंगे। देखिए, पहली बात तो भूमि का हिलना। अब भूमि का हिलना भूकंप तो है ही है ना सर। आपने शुरू की वीडियो में बताया था कि ज्ञात या अज्ञात बलों के द्वारा, पृथ्वी की आंतरिक ज्ञात या अज्ञात बलों के द्वारा, बाह्य बलों के द्वारा पृथ्वी में जो कंपन होता है ना, उसे भूकंप कहते हैं। तो ये तो पहला शुरुआत हो गई कि भूकंप का प्रकोप ये होता है कि मैं अभी खड़ा हूं और यहां पर हिलने लग जाऊं, है ना, ये मकान हिलने लग जाए, तो ये भूकंप। ये ब्लैक बोर्ड आपका ये हिलने लग जाए, आपका जो सामने स्मार्ट बोर्ड है ये हिलने लग जाए, तो ये भूकंप क्या हो गया, पृथ्वी का हिलना हो गया, भूमि का हिलना हो गया। दूसरा है धरातलीय विसंगति। ये क्या होती है धरातलीय विसंगति? देखिए, धरातलीय विसंगति ये होती है कि ये मान लीजिए आपका ये धरातल है, यहां पर कभी कभार आपने देखा होगा कि आप मतलब जैसे कहीं जा रहे हैं या टीवी वीडियो में देखा होगा कि कार जा रही है और एकदम से सड़क नीचे धंस गई। तो क्या हो जाता है, कभी कभार सड़क का कोई भाग नीचे धंस जाता है भूकंप के कारण, या कोई भाग क्या होता है कि यहां से ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ये धरातलीय विसंगति आती है, यानी ऊंचा नीचा हो जाता है। तो ये भी भूकंप का परिणाम है। भूकंप में आप देख रहे हैं अब बिल्कुल सामान्य सी चीज है और एकदम से बिल्कुल समतल धरातल है, और एक ही क्षण के अंदर यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ भाग नीचे चल जाएगा, कुछ भाग ऊपर चल जाएगा, कुछ भाग नीचे होकर ऐसे हो जाएगा। तो धरातलीय विसंगति आ जाएगी। तो भूकंप का दूसरा प्रभाव हो गया धरातलीय विसंगति। यानी आप देखिए, एक भूगोल में एक चीज और बता दूंगा आपको। आप कोई चीज पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसको विजुअलाइजेशन करें, सोचें कि विसंगति क्या हो गई। विसंगति का मतलब हो गया कि बिल्कुल समतल धरातल है जो होना चाहिए, लेकिन वहां पर विसंगति आ गई, कुछ भाग ऊंचा चले गया, कुछ भाग नीचे धंस गया भूकंप के कारण। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो है भूस्खलन या पंखस्खलन। ये होता क्या है? देखिए, स्खलन का मतलब होता है, हिंदी में आप पढ़ते हैं, स्खलन का मतलब होता है कि पदार्थ का बहना, अलग होना, ये होता है। आपने देखा होगा कि कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र के पास में, जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है और यहां से एक रोड जा रहा है, यहां से एक रोड जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर, और यहां पर आपकी कार जा रही है। ये आपकी कार है, ये पहिए लग रहे हैं कार के। अब यहां पर क्या हुआ कि कभी आपने वीडियोज में देखा होगा, कहीं पर देखा होगा कि एकदम से यहां पर भूमि का कोई भाग कंपन आया, भूकंप आया। भूकंप होने के कारण जमीन में कंपन हुआ। जो भूमि ढीली थी, कमजोर थी, जो भाग था या चट्टाने थी, वो बहकर कहां आ गई, नीचे आ गई। वो नीचे आती है और गाड़ियों को अपने साथ ले जाकर खाइयों में गिरा देती है या नुकसान कर देती है। तो इसको बोलते हैं भूस्खलन। यानी भूमि का जो ढीला भाग होता है, कमजोर भाग होता है, वो नीचे की ओर जाना, और किसी कारण भूकंप के कारण आना। पंख का मतलब क्या होता है, अगर वहां पर कीचड़ हो, उसी वक्त ही बारिश आ जाए, तो अगर बारिश के द्वारा अगर मलबा आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसे पंखस्खलन कह देते हैं। देखिए, बिल्कुल आपको रटना नहीं है, आपको यूं समझना है कि भूस्खलन कब होगा। देखो, ये कारण भी तीन प्रकार से हो सकते हैं, हम केवल भूकंप के कारण नहीं बोलेंगे, ये भूकंप के कारण भी होता है। अगर अधिक वर्षा हो जाए, पहाड़ों पर कीचड़ हो जाता है, भूमि कमजोर हो जाती है, उसी कारण भी भाग नीचे की ओर बह कर आ जाता है।
तो भूस्खलन का मतलब जमीन का भाग बिल्कुल जो कमजोर हो गया है कंपन के द्वारा, वो मतलब ढाल के अनुरूप नीचे आ जाए, जमीन पर आ जाए, उसे हम भूस्खलन कहते हैं। और जब कीचड़ आ जाता है, मलबा आता है, उसको पंगस्खलन कहते हैं। अब मृदा द्रवण क्या होता है ये देखिए आप, ये देखो मृदा द्रवण है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इसको मैंने अलग से करा। आप इसको यहां पर देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं। देखो मृदा द्रवण क्या होता है, यहां पर देखिए आप कि मृदा द्रवण क्या होता है। तो नाम से स्पष्ट है, मृदा यानी मिट्टी, द्रवण यानी एक तरह से द्रव का गुण। आपने कभी कभार देखा होगा एक दलदल की जैसी अवस्था होती है, आपने कहीं पर देखा होगा, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं कि यहाँ पर जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी है, ये मिट्टी का जो ये कुछ भाग है, ये क्या कर लेता है कि एक तरीके से भूकंप के कारण या कोई तीव्र हलचल के कारण ये मिट्टी में द्रव्य गुण आ जाता है। यानी यहाँ पर मिट्टी क्या होती है, इसकी कठोरता कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, और यहाँ पर आप कुछ भी भाग डालेंगे तो ये अंदर धंसने लग जाएगा। जैसे आप जैसे कुछ निकालेंगे भी ना, तो एकदम से बिल्कुल एक तरीके से इसमें हो जाएगा पैरालिसिस आ गया, लकवा आ रहा था ना, जैसे लकवा वैसे हो रहा था बिल्कुल। यानी मिट्टी बिल्कुल ढीली सी रहती है, ऐसे ढीली सी, दलदल नहीं होता लेकिन ढीली सी रहती है। तो क्या होता है कि मृदा द्रवण एक ऐसी घटना है जिसमें भूकंप या तीव्र भारण के कारण, यानी ज्यादा वजन के कारण मिट्टी की ताकत और कठोरता कम हो जाती है। मिट्टी की ताकत और कठोरता कम हो जाती है। ये घटना संतृप्त मिट्टी में मिलती है। संतृप्त यानी जहां पर पानी उसमें इतना मिल गया है कि वो मिट्टी पानी की तरह व्यवहार कर रही है, द्रव की तरह व्यवहार कर रही है। तो यानी ऐसी मिट्टी जिसमें व्यक्तिगत कणों के बीच का स्थान पूरी तरह पानी से भर जाता है, और मृदा द्रवण के कारण मिट्टी ठोस के बजाय तरल के रूप में व्यवहार करने लगती है। जो मिट्टी के जो कण होते हैं ना, वहां पानी भर जाएगा और मिट्टी हो जाएगी ठोस की तरह, ना व्यवहार करके द्रव की तरह व्यवहार करेगी। आप जैसे आप उसमें चलेंगे भी तो मिट्टी यूं हो जाएगी, फिर ऊपर हो जाएगी, इस तरीके से लहरदार की तरफ हो जाएगी, यूं वाली, है ना। और इससे मिट्टी की जो ऊपरी संरचना होती है उसको भारी नुकसान होता है। तो ये होता है मृदा द्रवण। और ये किस कारण हो रहा है आप देख लें, भूकंप के कारण या तीव्र भारण के कारण हो रहा है। तो ये भी इसका एक कारण है। आगे धरातल का एक तरफ झुकना, वही हमने धरातल विसंगति की बात करी है कि भैया धरातल चल रहा था आराम से, आप यहां से कार लेके जा रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, एकदम से यहां का भाग नीचे धंस गया, ये बिल्कुल धंस गया। तो ये क्या हो गया, भूकंप के कारण आ गया, धरातल का एक तरफ झुकना, धरातल का कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया। तो ये भी भूकंप का प्रभाव है ना। आगे हिमस्खलन को मगर बताऊं तो बेटा आपने पिक्चर देखी होगी, देखो चीजों को भी रिलेट करना सीखे। आपने अभी बाहुबली पिक्चर देखी होगी, तो वहां पर इस तरीके का क्या आपने नजारा देखा होगा, मैं बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पर देखिए आप कि दो पहाड़ है और पहाड़ के बीच में यहाँ बर्फ थी, बिल्कुल जमी हुई थी, लेकिन भूकंप आया, झटके लगे, है ना। झटके लगने पर भूकंप आने से वो क्या हुआ, थोड़ी ढीली हो गई और नीचे बहकर आने लगी। देखो यहाँ पर ये बहकर आने लगी, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की नदी बहकर आ रही है। इसको हिमस्खलन कहते हैं। जैसे वो था ना पंकस्खलन, कीचड़ आ रहा था, भूमिस्खलन जमीनी नीचे आ रही थी, चट्टानों की सहित आ रही थी, वो भूमिस्खलन हो गया। या शैलस्खलन भी कह देते हैं, चट्टानें आती है ना, उसको शैलस्खलन भी कह देते हैं। नाम देखिए क्या, शैलस्खलन यानी चट्टानें आएगी, मृदास्खलन यानी मृदा आएगी, पंकस्खलन यानी कीचड़ आएगा, और हिमस्खलन यानी क्या आएगा, हिम आएगी, बर्फ आएगी। तो आपने देखा होगा बर्फ का पहाड़ आता है नीचे बहता हुआ, फिर उसके अंदर वो उसको बचने के लिए भागते हैं, वहां पर कोशिश करते हैं। तो यहां पर ये होता है, बर्फ जमी हुई है, देखिए आप यहाँ पर है क्या कि ये पहाड़ है, और इस पहाड़ पर हमारी यहाँ पर सफेद सफेद सी बर्फ जम रही है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपन आ गया, और कंपन आने के बाद ये नीचे बहने लगे, हिमस्खलन हो गया। ओके जी। आगे हम क्या देखते हैं, धरातलीय विस्थापन। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, और ये चीजें अगर आप अभी जैसे स्कूल लेक्चरर का एग्जाम भी आ रहा है, काफी चीजें आ रही है, वहां पर भी काफी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, तो सिलेबस में आप देखेंगे कि 450 जो अपना पेपर होता है, उसमें से लगभग अपने पास में 30-40% 11-12 में से आता है। तो आपको काफी चीजें मिलेगी बेटा यहाँ पर, जो सीधे क्वेश्चन वहां पर बनेंगे हमारे पास में। धरातलीय विस्थापन क्या होता है जी, धरातलीय विस्थापन बात वही है, बार बार वही चीज आ रही है। धरातलीय विस्थापन का मतलब हो गया कि जमीन जो है आपकी जो जमीन है वो बिल्कुल सीधी है, भूकंप आया, आपके पास में यहाँ पर भूकंप केंद्र था, अधि केंद्र से यहाँ पर तरंगे टकराती है, और धरातल अलग हो जाता है, धरातल टूट कर अलग हो जाता है, या तो नीचे रहता है या ऊपर रहता है। ये धरातलीय विस्थापन, ये बिल्कुल अलग हो जाता है, धरातलीय विस्थापन कहते हैं। बांध व तटबंध टूटने से बाढ़, देखिए
एक बात को आप समझिए, प्राकृतिक तटबंध क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको यहां बता देता हूं। ये एक नदी की जो अपन बात करते हैं अपरदनात्मक स्थला करती है। अपरदनात्मक कैसे है? नदी यहां पर बह रही है ना बेटा, ये नदी बह रही है, नदी बह रही है और नदी का पानी भी बहा देता हूं मैं आपके लिए। ये लीजिए, पानी तो पहले से नीला है ना, थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, चलो ठीक है, चलो ले लिया आपने, ये पानी बह रहा है। ओके जी, अब पानी बह रहा है ना बेटा, तो नदी क्या करती है, आपने देखा होगा जब नदी पानी जा रही बिल्कुल तो ढाल है तो पानी बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, लेकिन जब ढाल नहीं होगी तो नदी बिल्कुल एक सर्पिलाकार आकार में निकलेगी, और सर्पिलाकार आकार में निकलेगी ना तो अपने साथ जो मलबा है ना उसको किनारों पर जमाती रहेगी, ये किनारों पर जमाती रहेगी, यहां पर जमा दिया, और इस जो किनारों पर जो मलबा जम गया नदी के, इसको हम कहते हैं प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम प्राकृतिक तटबंध कहते हैं जी। क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। अब मान लीजिए वहां पर भूकंप आ गया, जमीन हिलने लग गई है ना, ये जो प्राकृतिक तटबंध है कहीं पर टूट गया, जैसे मान लीजिए यहां पर टूट गया, ये टूट गया। अब यहां टूट गया ना तो ये पानी कहां जाएगा? ये पानी कहां जाएगा? ये पानी बहकर यहां पर कोई गांव था, मान लीजिए गांव था, यहां पर कोई गांव बना हुआ है, कोई घर बने हुए हैं, वहां आ जाएगा और बाढ़ का रूप ले लेगा। यानी बाढ़ है क्या? तटबंध का टूटना। अब ये तो प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाया है, अगर मनुष्य बना दे तो उसका भी टूटना हो जाता है, जिसको हम बांध के देते हैं, हम उसको बांध के देते हैं। तो देखिए, बांध और तटबंध के टूटने से बाढ़ आती है, ठीक है ना, बांध और तटबंध के टूटने से बाढ़ आ जाती है। तो ये यहां पर हो गया। आग लगना एक सामान्य सी चर्चा है बेटा, ये तो बिल्कुल एक तरीके से आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं। आग लगना, आप बोलेंगे सिर्फ भूकंप से तो आग कैसे लगेगी? अरे भैया, भूकंप से आग नहीं लगेगी। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है, कहीं काम कर रहे हैं जहां अग्नि का काम है, या घर पे आप चूल्हे पे काम कर रहे हैं, रसोई है, रसोई में आपके कोई काम कर रहा है कोई भी, तो उस वक्त क्या कर रहा है कि वहां पर काम कर रहा है, एकदम से भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, जमीन हिलने लगी, आग थोड़ा सा नीचे गिरकर और कहीं लग जाती है, उससे पूरी बिल्डिंग में आग फैल जाती है ना, या तार वार टूट जाते हैं। तो ये आग लगने का मतलब ये है कि भूकंप आने के बाद जो प्रभाव होता है उससे जो आपके आग के स्रोत हैं, जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए बिजली के तार हैं वो अगर पकड़ ले, आग पकड़ ले, या फिर कोई कोई आपकी विस्फोटक कोई फैक्ट्री है वहां पर आग लग जाए, तो वहां पर उससे आग लगने से मतलब है। और बेटा एक चीज और बता दूं आपके, हाँ अगला देख लीजिए, उसकी बात करते हैं। इमारतों का टूटना, इमारतों का टूटना ये भी बिल्कुल आसान है। आप समझ रहे हैं कि भैया यहाँ पर बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, आपके आराम से आप बैठे थे, आराम से आप मजे कर रहे थे, एकदम से आपने देखा और यहाँ पर बिल्डिंगें टूटकर यहाँ पर धराशायी हो गई है, तो उसको इमारतों का टूटना कहते हैं। और आप छोटी क्लास में पढ़ते होंगे, जब भी बेटा कहीं पर भूकंप आ जाए, भगवान ना करे, हमारे भारत में वैसे भूकंप कम आता है, भूकंप आ जाता है तो आपको अपने जो भी कमरा है उस कमरे के अंदर बताया जाता है कि जो भी एक कोनर जो होते हैं, कोनर्स, जैसे कोनर्स है, इस कोनर्स के पास में जो मजबूत स्थल है, जैसे कोई टेबल है या कोई है, उसके नीचे जाकर आपको छुप जाना चाहिए, है ना, बजाय आप बीच में सेंटर पे हैं, क्योंकि वहां पर आपकी वो गिर सकती है। तो जो कोनर्स होते हैं ना, कोनर्स सुरक्षित रहते हैं। जो कोनर्स होते हैं, जैसे ये कोनर्स हो गया, ये कोनर हो गया, ये कोनर हो गया, वहां पर एक मजबूत जगह के नीचे आप छुप सकते हैं। ये बताया जाता है आपको भूकंप के लिए। वस्तु का गिरना, अरे भैया वस्तु क्या, जब बिल्डिंग गिर रही है सर, बिल्डिंग गिर रही है, बर्फ गिर रही है, सब कुछ गिर रहा है, तो ये क्यों नहीं गिरेगी? तो ये तो है ही कारण है। तो वस्तुओं का गिरना। और अंत में आता है सुनामी। सुनामी से पहले बात वापस देखो बात करते हैं, भूमि का हिलना। बिल्कुल सर, भूमि का हिलना ही तो भूकंप है। धरती का धरातलीय विसंगति को, धरातलीय विसंगति की बात करें, धरातल का एक तरफ झुकने की बात करें, धरातलीय विस्थापन की बात करें, एक तरीके से चीज है। धरातलीय विसंगति का मतलब है कि ऊंचा नीचा हो गया, धरातलीय का एक तरफ झुकना यानी भाग झुककर नीचे की तरफ आ गया है बिल्कुल ही, और विस्थापन का मतलब कि कोई भाग ऊपर है, कोई भाग नीचे है, या टूटकर अलग ही हो गया है। यहां पर मैंने स्खलन की बात करी थी बेटा, तो स्खलन मैं कह चुका हूं कि स्खलन मृदा का भी होता है। मृदा अगर भूकंप के प्रभाव के कारण ढीली होकर नीचे आ जाए, ये शेल का भी होता है, ये पंख का भी होता है, और यहां पर हिम का भी हो रहा है, ठीक है, और ये बांध तटबंध का आता ही है। अब देखिए हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण सुनामी। सुनामी क्या होती है सर? सुनामी क्या होगी? क्या सुनामी भी क्या कोई एक तरीके से कोई प्राकृतिक आपदा है? नहीं, सुनामी प्राकृतिक आपदा नहीं। सुनामी और भूकंप के मध्य संबंध देखिए आप। सुनामी क्या होती है आप बिल्कुल सामान्य से समझिए बेटा। भूकंप हमारे पास में आ रहा है, भूकंप यहां पर जमीन पर आ रहा है, यहां पर आपके भूकंप केंद्र था, बिल्कुल सर भूकंप केंद्र था, भूकंप केंद्र से लहरें उठी, ठीक ऊपर क्या था आपका अधिकेंद्र था। जब ये क्रिया समुद्र में हो जाए, यानी समुद्र के भीतर यहां पर तो भूकंप केंद्र हो, क्या हो, भूकंप केंद्र हो, और यहां पर क्या हो जाए अधिकेंद्र हो, तो बताइए जब भूकंप आएगा
जब वहां पर क्योंकि देखो पानी भी होगा तो पानी तो ऐसे नहीं हवा में होगा, पानी भी तो कोई जमीन पर होगा। जहां समुद्र है, समुद्र का भी तो कहीं पर तो तली होगी, सागर की तली होगी। वहां पर जब ये झटके लगाएगा तो पानी ऊपर उठेगा। पानी क्या होगा? ऊपर उठेगा, तीव्रता के साथ ऊपर उठेगा। और ऊपर उठने के बाद में जैसे पानी ऊपर उठा, उठने के बाद में ये और पानी से मिलेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, जब तक इसकी तीव्रता बढ़ती रहेगी पानी अपनी ऊंचाइयों से चलता रहेगा। और बाद में तट पर आकर, मैंने बताया था, तट पर आकर ये काफी नुकसान पहुंचाता है ना। पूरी जिंदगी को वहां पर लोगों को, वहां के जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, ये पूरी ये आ रही है, लहरें आ रही हैं, और देखिए यहाँ बिल्डिंग्स को, सबको, ये सबको तबाह कर देगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले से मालूम कर लेते हैं, जिससे कि अब बिल्डिंग को तो बचा नहीं सकते, लेकिन जन मान की हालत तो बचा सकते हैं, लोगों को वहां से वहां पर विस्थापित कर देते हैं। तो सुनामी का प्रभाव तब पड़ेगा जब अधिकेंद्र, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, केंद्र समुद्र स्थल पर हो। कहां पर हो? समुद्र के अंदर आ जाए अधिकेंद्र। यहाँ भूकंप केंद्र आ गया, अधिकेंद्र आ जाए, तो उस भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक होती है। सुनामी सुनामी एक तो जापानी शब्द है ना। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब लहरों का ऊपर उठना, है ना। और आप देखेंगे सुनामी की स्पेलिंग टी से शुरू होती है, ऐसे नहीं होती है। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ऐसा नहीं कि सुनामी को भूकंप हो। सुनामी तो लहरों का उठना ही है, लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि भूकंप केंद्र समुद्र की तली में था, ठीक ऊपर उसके अधिकेंद्र था, वहां पर लहरों ने अपना प्रेशर लगाया तो पानी ऊपर उठा है और उसका प्रभाव हुआ है। तो ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। तो भूकंप, सुनामी लहर नहीं है, भूकंप नहीं है, सुनामी भूकंप के प्रभाव का एक प्रभाव का कारण है। ठीक है, तो ये आपने ये चीजें पढ़ ली। ठीक है, अब देखिए इसमें अंत में एक टॉपिक और आता है, भूकंप की आवृत्ति। फिर इसके बाद में हमारा भूकंप का जो चैप्टर है वो लगभग खत्म हो जाता है। भूकंप की आवृत्ति, भाई भूकंप की आवृत्ति क्या है आप ये समझिए। मैं ये बात कर रहा हूं कि यहां पर आप एक बार वापस रिपीट करते हैं, ये सर भूकंप केंद्र बताया था आपने, भूकंप केंद्र बताया था, फोकस भी बोल सकते हैं हम, फोकस बोल सकते हैं। यहां से आपकी लहरें, तरंगे निकली थी और जो बिल्कुल सीधे निकली थी उसको अधिकेंद्र कहते हैं। अब मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिए कि भूकंप का प्रभाव कहें या भूकंप की आवृत्ति कहें या भूकंप का सबसे ज्यादा जो एक तरीके से जो तेज गति से टकराएगा तरंगे, वो सबसे ज्यादा कहां प्रभाव होगा? सर वो यहीं पर तो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन भूकंप का प्रभाव ऐसा नहीं पूरे विश्व में हो जाएगा। आप जैसे यहीं की बात करें तो आप देखेंगे भूकंप का प्रभाव पूरे विश्व में होगा, ऐसा नहीं है। यहां भूकंप आ रहा है, सबसे ज्यादा प्रभाव यहां होगा। दूसरा पेन ले लेते हैं, भूकंप का सबसे ज्यादा प्रभाव यहां होगा, उसके बाद में फिर यहां कम होता 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 बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो भूकंप की आवृत्ति वहीं ज्यादा होगी जहां पर वहां पर उसका अधिकेंद्र है। क्या है? भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटके से जनधन की अधिक हानि होती है, बिल्कुल जानते हैं हम। क्या विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप आते हैं? विश्व के सभी भागों में नहीं। देखिए भूकंप कहां आएंगे आप और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये विश्व है, इस विश्व के अंदर कई प्लेटें हैं, हम देखो बात करते हैं। ये आपकी प्लेटें हैं, एक प्लेट ये टकरा रही है, एक प्लेट ये टकरा रही है। तो भूकंप कहां आएंगे आपके पास ज्यादा बेटा? भूकंप आएंगे जो प्लेटें टकरा रही है, प्लेटें आपस में मिल रही है, तो जो ब्रंच बन रही है, दरारें बन रही है, यहां पर आसपास, यहां पर भूकंप ज्यादा हो। ये याद रखिएगा आप, यहां पर भूकंप की घटना, जैसे जापान है वो आपके क्या है, एशियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में है, इसलिए वहां पर भूकंप आते रहते हैं। यहां पर भूकंप होंगे, बजाय इसके मध्य भाग में, यहां पर भूकंप से सुरक्षित रहेगा, यहां पर भूकंप नहीं आएंगे। आप भारत की बात करें, अब मैं भारत में है तो भारत के अंदर जो मध्य प्रदेश में यहां पर रहता है वो बिल्कुल मानता है कि भैया मेरे तो यहां भूकंप आएगा ही नहीं। हाँ ये जरूर है कि महाराष्ट्र के कोयना में भूकंप आया था, उसका कारण और कुछ था, वो भी बड़ा वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय था। याद रखें ना, आप सुन रहे हैं मेरी बात, कि महाराष्ट्र के कोयना में भूकंप आया तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये हमारा दक्षिणी पठार तो ठोस दृढ़ भाग है, यहाँ भूकंप आ ही नहीं सकता। क्यों आया? तो उन्होंने बताया कि जलीय भार के कारण आया, यहाँ जल के भार के कारण, बांध बनाने के कारण आया था। ठीक है, तो भूकंप यहीं आते हैं, पूरे विश्व में नहीं आते। तो देखो केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप होते हैं वहीं तीव्र झटके महसूस करते हैं। तो जहां पर प्लेटें मिल रही है ना, हम प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे, जहां प्लेटें मिल रही है वहीं पर तेज भूकंप आएंगे। हो सकता है जापान भी यहीं पर होगा, है ना। बीच में मध्य के अंदर जो भाग है वो मौज करेंगे आराम से, है ना, वो मस्ती करेंगे, वहां पर भूकंप का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ओके जी। अब देखिए आप, यह देखा गया है, ये देखा गया कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता। अब दो रिएक्टर की बात करें तो मापनी आ गई, रिएक्टर की मापनी 0 से 10 तक होती है,
हमने बात की थी जो मरकरी थी उसकी 0 से 12 होती है, और हमने ये बात की थी कि ये जो मापनी होती है एक एक अंक में 10 गुना की वृद्धि करती है प्रभाव की। भूकंप के आने की संभावना बहुत कम होती है, जो 1-2 वर्ष में आते हैं। भाई अगर नुकसान ऐसे होने लग जाएगा तो फिर हम कैसे रहेंगे? तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 8 तीव्रता के जो भूकंप होते हैं बहुत कम आते हैं, साल में 1 बार 2 बार आते हैं। लेकिन जो हल्के भूकंप, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना बेटा, तो हो सकता है कि मेरे नीचे से कोई तरंगे टकराई होगी, एसपी वाली, प्रभाव इतना कम होगा, अधिकेंद्र इतना दूर होगा कि मुझे यहाँ पता ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। थोड़ा सा होता तो होता कि मैं थोड़ा सा हिल जाता, मुझे मालूम पड़ जाता। तो हल्के जो भूकंप होते हैं, हल्के जो झटके होते हैं, वो तो हर मिनट किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। ये भूकंप की आवृत्ति है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा सर? आज हमने बड़े आसानी से भूकंप के प्रभाव पढ़े हैं, जिसमें भूकंप की हिलना है, धरातल विसंगति है, भूस्खलन, पंखस्खलन थोड़ा सा अच्छा था, साथ में इसको आप हिमस्खलन को भी ले सकते हैं। मृदा का द्रवण मैंने बताया, ये बड़ा अच्छा टॉपिक था, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मृदा का द्रवण का मतलब होता है मिट्टी का, मतलब ठोस मिट्टी का द्रव की तरह प्रभाव के रूप में व्यवहार करना, गति करना, उसके अंदर एक तरलता का गुना जाना। क्यों? भूकंप की तीव्रता के कारण, भूकंप के कारण। फिर हमने इसके बाद हमने बांध, तटों का टूटना ये पढ़ा, इमारतों का टूटना पड़ा, और लास्ट में हमने सुनामी पढ़ी। सुनामी कोई भूकंप नहीं होता, सुनामी भूकंप का प्रभाव होता है। सुनामी जापानी शब्द है और जिसका मतलब होता है लहरों का उठना, ये वास्तव में लहरें हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको चीजें समझ में आ रही होगी, आपको अच्छा लग रहा होगा। आप प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है, कोई सुझाव हो तो दीजिए। आपका जो सुझाव होंगे वही मेरे लिए क्या करेंगे, एक प्रेरक का काम करेंगे, कुछ और करने के लिए प्रेरणा देंगे। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ। थैंक यू बेटा।